तो क्लास लास्ट टर्म पे हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो मॉसफेट को डिस्कस कर रहे थे। उसमें दो टाइप के मॉसफेट हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट था और दूसरा हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिप्लेशन टाइप मॉसफेट। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले ये बताया था कि इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट कैसे बनता है और डिप्लेशन टाइप मॉसफेट कैसे बनता है, तो और क्यों कैसा सिंबल बनता है, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस किया था। ठीक, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो ई मॉस होता है या फिर आपका इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट जो होता है, जो आपका ई मॉस होता है, जो ई मॉस होता है जो या फिर इन्हांसमेंट टाइप जो मॉसफेट होता है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डी मॉस होता है, डेट इज़ डिप्लेशन टाइप मॉसफेट। ठीक है, तो ये जो ई मॉस होता है, ई मॉस में आपका जो चैनल लेयर जो होता है वो इन्हांस होता है। ठीक है, चैनल लेयर जो होता है वो इन्हांस होता है। ठीक, ये आपका हो गया ड्रेन, ये आपका हो गया सोर्स। ठीक है ना, अगर आपको पहले ही बताया है कि अगर आपको एन चैनल मॉसफेट बनाना है तो एन चैनल मॉसफेट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो होगा ये एन प्लस टाइप का होगा, ये जो होगा ये भी एन प्लस टाइप का होगा। ठीक है ना, इसके ऊपर यहाँ पर जो लेयर होगी दैट विल बी ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, और इसके ऊपर जो लेयर होगी दैट विल बी ऑफ गेट। ठीक है, और यहाँ पर आप वोल्टेज लगाओगे, उसके अलावा ये हो गया और उसके अलावा ये हो गया। ठीक है ना, ये हो गया आपका ड्रेन टर्मिनल और ये आपका हो गया सोर्स टर्मिनल। ठीक है, और ये आपका हो गया गेट टर्मिनल। ठीक है, ये आपका मेटल हो गया या पॉलीसिलिकॉन हो गया और ये आपका हो गया सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर। ठीक, फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम लोग गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज लगाएंगे तो जब तक हम लोग गेट पर VGS मतलब एक टर्मिनल तो हमें नॉर्मल रखना पड़ेगा, तो VGS मतलब अगर हम लोग बैटरी लगा रहे हैं तो इस तरीके से गेट से सोर्स के बीच में इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है ना, ये हो गया आपका, ये VGS को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हमें VDS लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे, दिस विल बी VDS। ओके, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। ठीक, तो फिलहाल हम लोग VDS को नहीं लगा रहे हैं, ये VDS को रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट VDS एंड दिस विल रिप्रेजेंट VGS। ठीक है, तो VDS को भी नहीं लगा रहे हैं स्टार्टिंग में। जब हम लोग VGS को लगाएंगे और जब VGS की वैल्यू आपकी लेस देन VT होगी तो कोई भी चैनल फॉर्म नहीं होगा, चैनल इन्हांस नहीं होगा, मतलब अभी तक इन्वर्जन नहीं हो पाएगा, चैनल का लेयर का इन्वर्जन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, जैसे ही आपका VGS की वैल्यू VT के इक्वल होगी तो आपका जो N टाइप का या P टाइप का जो आपका क्या रहा होगा, जस्ट गेट के नीचे जो लेयर रहा होगा उसका चैनल, उसका इन्वर्जन एक तरीके से स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है ना, और जैसे ही आपका VGS इज़ ग्रेटर दैन VT होगा, ठीक है, तो वो चैनल फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, VGS माइनस VT जो होगा, VGS माइनस VT दैट विल बी कॉल्ड VOV, या फिर ऐसे हम लोग कहेंगे ओवर ड्राइव वोल्टेज। ओके, और यही ओवर ड्राइव वोल्टेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ओवर ड्राइव वोल्टेज जो होता है, ओवर ड्राइव वोल्टेज जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि कितना ज़्यादा चैनल की डेप्थ होगी। जितना ज़्यादा ओवर ड्राइव वोल्टेज होगा, मतलब VGS की वैल्यू VT से जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा यहाँ पर चैनल की डेप्थ होगी, चैनल में उतना ज़्यादा हमारे पास जो है चैनल जो है वो अवेलेबल होगा। ठीक है, तो एक आपका ये हो गया। ठीक, अब फिर हमने बताया कि सर अब हम लोग VDS की वैल्यू को अप्लाई करना शुरू करेंगे। ठीक है, जब VDS की वैल्यू स्मॉल रहेगी, जब VDS की वैल्यू स्मॉल रहेगी, व्हेन VDS विल बी वेरी स्मॉल, तो जब VDS की वैल्यू स्मॉल रहेगी तो यहाँ पर आपको पहले से भी बताया कि ड्रेन से सोर्स एक यहाँ पर लीनियर रीजन बनेगा। जब लीनियर रीजन बनेगा तो अगर ड्रेन यहाँ लिया हुआ है, सोर्स यहाँ लिया हुआ है, तो एक लीनियर रीजन बनेगा। तो अगर हम लोग मान रहे हैं कि ये V ओवर ड्राइव की वैल्यू, ये जो VOV है, अगर हम लोगों ने कहा ये 2 वोल्ट है, VOV की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट है। ठीक है, VOV की वैल्यू हम लोगों ने 2 वोल्ट ले लिया है और हमने कहा अगर VDS हम लोगों ने यहाँ पर 1 वोल्ट लिया हुआ है। ठीक, तो VT की वैल्यू जो एन चैनल मॉसफेट में होती है वो होती कितनी है, ये 0.3 वोल्ट होती है। ये सब याद रखिए अब, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाला है तो इंपॉर्टेंट है। VT की वैल्यू फॉर एन चैनल मॉसफेट कितनी होती है, प्लस 0.3 होती है। वहीं फॉर P चैनल मॉसफेट ये पॉजिटिव नहीं होती है, ये निगेटिव होती है और निगेटिव में माइनस 0.3 वोल्ट होती है। ठीक है, ओके, तो ये इस तरीके से आपका ये हो गया। फिर VDS देखिए ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है। ठीक, ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज देखिए क्या होगा, अब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आप लगाओगे यहाँ पर। ठीक, तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अगर आप यहाँ पर 1 वोल्ट लगा रहे हो तो यहाँ पर 1 लगेगा। ठीक है ना, और धीरे धीरे यहाँ पर 0 लगेगा तो बीच में 0.5 लगेगा, तो ये तो इसको ओवरकम करेगा। तो हम लोग कहेंगे कि सर ये जो चैनल है ना ये टेपर्ड हो जाएगा इस तरीके से। ठीक
ठीक है ना, चैनल विल गेट टेपर्ड, लेकिन तभी भी यहाँ पर एक पाथ रहेगा। तो इसके नाते जो हमें जो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ VDS जो हमें ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है, वो हमें लीनियर मिलता है, ठीक है ना। जो ग्राफ हमें मिलता है वो कैसा मिलता है, वो हमें ऑलमोस्ट लीनियर मिलता है, जैसा कि अभी आपको दिखाते हैं, ये लीनियर वाला मिलता है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग लगभग इसको अप्रोच करने लगते हैं, लगभग पिंच ऑफ होने लगता है, तब ये क्या होने लगता है, सैचुरेट होने लगता है, ठीक। जैसे जैसे हम लोग पिंच ऑफ की तरफ बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे ये जो ग्राफ है ये क्या होने लगता है, सैचुरेट होने लगता है, ठीक। तो इस तरीके से जैसे जैसे आपका यहाँ पर क्या होता है, VDS की वैल्यू बढ़ने लगती है, ठीक, और VDS की वैल्यू इक्वल टू VGS माइनस VT हो जाती है, तो ये हो जाता है, दिस इज कॉल्ड पिंच ऑफ कंडीशन, ठीक है ना, पिंच ऑफ। और पिंच ऑफ के कंडीशन पे क्या होता है, आपको बताया था, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और इसके नाते जो है चार्ज कैरियर वो मूव कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पंच थ्रू। ये जो है ये पंच थ्रू कहलाता है, ठीक है ना। ये कंडीशन कि जब अपने आप चार्ज कैरियर मूव कर जाते हैं तो वो पंच थ्रू कहलाता है, और पंच थ्रू के बाद जो है वो कांस्टेंट करंट फ्लो करने लगती है, ठीक। तो इस तरीके से अलग अलग कंडीशन में अलग अलग करंट इक्वेशन बनती है। तो सबसे पहले जब आपका VDS इज लेस देन VT होता है, VGS इज लेस देन VT होता है, तो वो जो होता है वो कट ऑफ रीजन कहलाता है। जब VGS इज लेस देन VT तो दैट पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड कट ऑफ रीजन, ठीक है ना। व्हेन VGS माइनस VT ये तो है, VDS की वैल्यू अब स्टार्ट हो जाती है लेकिन स्मॉल रहती है, मतलब वो VGS माइनस VT से कम रहेगी, मतलब ओवर ड्राइव वोल्टेज से कम रहेगी, तो दैट इन दैट पर्टिकुलर केस diode will be in triode region, sorry MOSFET will be in triode region और will be have as a linear resistance, और चैनल जो होगा वो टेपर्ड हो जाएगा। जब VDS की वैल्यू हो जाएगी VGS माइनस VT के बराबर, तो यहाँ पर पिंच ऑफ हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ सैचुरेशन, और इस पर्टिकुलर कंडीशन में पंच थ्रू होता है। और जब आपकी VDS की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है VGS माइनस VT, तो वो कहलाता है सैचुरेशन का कंडीशन, ठीक है। अब ये देखिए ये होता है VDS इज लेस देन VGS माइनस VT, इस पर्टिकुलर कंडीशन में ID इज इक्वल होता है K_(N) 2 इंटू VGS माइनस VT इंटू VDS माइनस ऑफ VDS का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और दूसरा होता है व्हेन VDS इज ग्रेटर देन VGS माइनस VT, इस पर्टिकुलर कंडीशन में ID इज इक्वल होता है K_(N) VGS माइनस VT का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो K_(N) बार बार कांस्टेंट आ रहा है, तो आप देखिए जब सैचुरेशन में चला गया ना, तो वो अब किस पे डिपेंड कर रहा है, वो VDS पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, अब केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, ओवर ड्राइव वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, एंड दैट ओवर ड्राइव वोल्टेज इज VGS माइनस VT, दैट ओवर ड्राइव वोल्टेज इज VGS माइनस VT, ओके। तो अब ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद अगर हम लोगों ने कहा कि ऐसा है सर कि ये K_(N) जो है किस पे डिपेंड करता है, तो K_(N) जो है डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है W/L COX पे। W/L रेशियो मतलब W/L होता है ये विथ बाई लेंथ रेशियो। तो ये जो आपका ये जो पूरा का पूरा बन रहा है, ठीक है, ये तो ये लेंथ है एंड दिस पर्टिकुलर इज विथ, ये विथ है और ये लेंथ है, तो दिस विल क्रिएट W/L रेशियो। और COX जो है मतलब ये देखिए यहाँ पर कुछ एप्सिलॉन होगा कि नहीं भाई, ये जो है अगर आपका ये ऊपर मेटल है और नीचे लेयर है और ऊपर लेयर है, तो एक तरीके से कैपेसिटर इसके बीच में यहाँ पर फॉर्म होगा कि नहीं, ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के नाते, तो इसका पर एरिया कैपेसिटेंस ये जो है वो COX बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो करंट का इक्वेशन है ये आता है MOSFET में, ठीक। रीज़न कितने होते हैं, MOSFET विल हैव हाउ मेनी रीजन्स, MOSFET विल हैव mainly how many regions, number 1 is triode region और linear region, number 2 is saturation and last one is cut off। फिर ये सिंबल आपको बताया था, सिंबल मतलब ये होता है ये, ठीक है। अगर वहीं डिप्लीशन टाइप, ये तो इन्हांसमेंट टाइप MOSFET हो गया, अगर डिप्लीशन टाइप MOSFEट होता है तो उसमें ऑलरेडी चैनल ऐसे इनबिल्ट होता है, डिप्लीशन टाइप MOSFEट में ऐसे ऑलरेडी चैनल इनबिल्ट होता है, P टाइप या N टाइप में ऑलरेडी ऐसे चैनल बना रहता है। जब चैनल बनाया रहेगा तो ऐसे यहाँ पर ऐसे थिक लेयर ऐसे मिलती है, ठीक है ना। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में आप VGS 0 भी लगाओगे ना, जब डिप्लीशन टाइप MOSFET होता है, तो डिप्लीशन टाइप MOSFET में अगर आप VGS की वैल्यू 0 भी लगा दिए, ठीक है, VGS की वैल्यू 0 भी लगा दिए, तो भी वो लीनियर रीजन में ऑपरेट करेगा, लीनियर रीजन में ऑपरेट करेगा, ठीक है ना। वो उसको कट ऑफ में वो कट ऑफ में नहीं जाएगा, ठीक है ना, वो लीनियर में ही ऑपरेट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको चैनल बनाने की तो जरूरत है ही नहीं, चैनल बनाया है वहाँ, ठीक है, ओके। तो डिप्लीशन टाइप MOSFET में एक तरीके से कट ऑफ जो होता है वो VGS इक्वल टू नेगेटिव के वैल्यू के लिए आता है N चैनल वाले में, ठीक है। तो अब आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए MOSFET को लेकर के।
अब डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस का कंपैरिजन देखते हैं। ये थोड़ा ब्लर हो गया है लग रहा है डायग्राम, हाँ ओके। तो कंपैरिजन सबसे पहले हम लोग किसका देखेंगे, बीजेटी और एफईटी का। एफईटी मतलब क्या होता है भाई, एफईटी मतलब होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और बीजेटी मतलब क्या होता है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहला जो कंपैरिजन होता है कि एफईटी जो है वो यूनिपोलर डिवाइस है। यूनिपोलर मतलब या तो ये एन टाइप का होगा या तो पी टाइप का होगा, मतलब इसमें जो चार्ज की जो करंट फ्लो करेगी या तो वो करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाते फ्लो करेगी या तो वो होल्स के नाते फ्लो करेगी, ठीक है ना। वो दोनों के नाते तो फ्लो नहीं करेगी, ठीक है ना। वहीं बीजेटी इज अ बाईपोलर डिवाइस। बीजेटी इज अ बाईपोलर डिवाइस मतलब इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों के ही नाते फ्लो करेगी, ठीक है ना। फिर आता है इनपुट रेजिस्टेंस। एफईटी का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एफईटी का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, वहीं बीजेटी का इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही लो होता है, ठीक है। ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं कि एफईटी का जो इनपुट रेजिस्टेंस है दैट इज़ वेरी हाई, ठीक है ना। बीजेटी का जो इनपुट रेजिस्टेंस है दैट इज़ वेरी लो, ठीक है ना। फिर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, एफईटी क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है ना। इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, हाई है, ठीक है ना। और यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, लो है। भाई इन सब का आप नोट्स बना लो, नोट्स बना रहेगा ना तो आपके लिए आसानी रहेगी, आपको भी पता है। इन सभी चीज़ों का अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स रहेगा तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है, पढ़ाई करते टाइम, पेपर के समय। तो इसलिए बेटर ये होगा कि आपके पास नोट्स तो होना ही चाहिए, कि आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए ज़्यादा आसानी से होगा, ठीक। आप सुन रहे हो तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। फिर तीसरा जो है, ठीक, और अपने भरोसे रहना, दूसरे के भरोसे मत रहना, ठीक। तीसरा जो है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है ना। ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, कौन, एफईटी। एफईटी वोल्टेज, क्योंकि गेट वोल्टेज से कंट्रोल कर रहे हैं सब कुछ। और यहाँ पे क्या है, इट इज करंट कंट्रोल डिवाइस। करंट कंट्रोल डिवाइस, यहाँ पर जो इनपुट होता है ना वो बेस करंट पे जाता है, बेस वाले टर्मिनल पे बेस करंट पे इनपुट जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर इनपुट ड्रेन और सोर्स के बीच में जाता है, ठीक। फिर चौथा है ठीक, ये सिंपल टू फैब्रिकेट होता है, मतलब इसको बनाना आसान है, ठीक है ना। ये जो होता है ये कॉम्प्लिकेटेड टू फैब्रिकेट होता है, ठीक। इसको बनाना जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, ठीक। इसके अलावा एफईटी में माइनॉरिटी का चार्ज कैरियर का स्टोरेज नहीं होता है, ठीक है ना। इसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का स्टोरेज नहीं होता है। वहीं बीजेटी में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का जो है स्टोरेज वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। एफईटी की जो स्विचिंग होती है वो ज़्यादा तेज होती है, एफईटी हैज़ मोर स्विचिंग, ठीक। और जबकि आपके बीजेटी में जो स्विचिंग होती है वो स्लो होती है, ठीक। उसके अलावा ये जो है एफईटी जो है वो रेडिएशन के इफेक्ट में नहीं आता है, आपका जो बीजेटी है वो रेडिएशन के इफेक्ट में ज़्यादा आसानी से आता है, ठीक। और इसका जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट है इसका लो होता है, गेन इनटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो होता है इसका लो होता है, ठीक है ना। वहीं इसका जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है, जो आपका बीजेटी का गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है वो हाई होता है, ठीक। तो ये कुछ कंपैरिजन था आपका बीजेटी और एफईटी के बीच में। और एक और बात यह है कि एफईटी नॉर्मली सिमेट्रिकल डिवाइसेस होती हैं। एफईटी जो होता है कंस्ट्रक्शन वाइज नॉर्मली सिमेट्रिकल होता है, ठीक। और आपका जो बीजेटी होता है वो सिमेट्रिकल नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो स्विचिंग होती है हाई स्विचिंग होती है, मतलब एज ए स्विच अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, लो स्विचिंग स्पीड होती है, जो स्विचिंग स्पीड होती है वो लो होती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आते हैं एफईटी के दो जो टाइप है हमारे पास, कौन कौन से हैं भाई, एक आपका जेफेट है और एक आपका मॉसफेट है। तो जेफेट और मॉसफेट का कंपैरिजन करते हैं। तो जेफेट जो होता है वो आपका डिप्लीशन मोड में काम करता है, मतलब जेफेट के अंदर क्या होता है भाई, कोई चैनल हम लोग इन्हेंस करते हैं क्या, नहीं। हम लोग क्या करते हैं साहब, ये एन टाइप है, एन टाइप है, एन टाइप है, एन टाइप है, अगर ये पी टाइप है तो ये पी चैनल बना रहता है, मतलब डिप्लीटेड होता है, ऑलरेडी बनाया चैनल है, बस उसको उसकी विड्थ को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब जेफेट केवल केवल डिप्लीशन मोड में काम करता है, उसमें डिप्लीटेड होता है ऑलरेडी चैनल, ठीक है ना। वहीं मॉसफेट में क्या होता है, मॉसफेट में दोनों ही टाइपों में काम होता है, कौन कौन सा, डिप्लीशन मोड में भी होता है और एनहांसमेंट मोड में भी होता है, ठीक है। फिर जेफेट का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ जेफेट इज़ वेरी हाई, ठीक है ना, 10 मेगा ओम। वहीं आपका मॉसफेट का इनपुट रेजिस्टेंस और ज़्यादा हाई होता है, वेरी वेरी हाई, ठीक। यहाँ पर
गेट जो होता है वो चैनल से आइसोलेटेड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बीच में सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लेयर डाल देते हैं मॉसफेट में, इसलिए ये जो गेट होता है वो आइसोलेटेड हो जाता है, ठीक है ना। फिर चैनल एग्जिस्ट करता है यहाँ पे परमानेंटली, तो डिप्लीशन टाइप में तो परमानेंटली एग्जिस्ट करता है, लेकिन इन्हांसमेंट टाइप में हम लोग बनाते हैं, ठीक। फिर फैब्रिकेशन इसका भी डिफिकल्ट होता है भाई जेफेट का, लेकिन मॉसफेट का फैब्रिकेशन बहुत ही आसान है, ठीक। उसके अलावा इसका ड्रेन रेजिस्टेंस जो है हाई होता है, इसका ड्रेन रेजिस्टेंस लो होता है, और गेट इज फॉर्म्ड एज डायोड, यहाँ पर गेट डायोड की तरह से फॉर्म होता है, वहीं ये कैपेसिटर की तरह से फॉर्म होता है। कैपेसिटर की तरह से मॉस फॉर्म होता है तो इसीलिए होता है मॉस कैपेसिटर बन जाता है, यहाँ पर क्या बन जाता है, मॉस कैपेसिटर बन जाता है। मॉस कैपेसिटर बन जाता है तो मॉस कैपेसिटर में आप 1 या फिर 0 स्टोर कर सकते हो, तो इसलिए हर एक मॉस जो होता है वो मेमोरी की तरह से भी काम करने लगता है। इसीलिए मॉसफेट आप कोई भी चिप उठाकर देख लो तो उसमें दिखा देगा HMOS टेक्नोलॉजी, NMOS टेक्नोलॉजी, किस मॉस की टेक्नोलॉजी वो यूज़ किया हुआ है वो उसके ऊपर लिखा रहेगा भाई बिकॉज ईच मॉस कैन स्टोर द चार्ज कैरियर्स इन टर्म्स ऑफ द चार्ज कैरियर्स, since it will work as a capacitor, so it can also store the information regarding 1 और 0, ठीक है। इसके अलावा जेफेट में आप ये कह सकते हो कि जेफेट जो है 4 मोड्स में ऑपरेट करता है। कौन कौन से मोड्स हैं वो, आपका ट्रायोड रीजन है, कट ऑफ रीजन है, और सैचुरेशन है, और ब्रेकडाउन है। वहीं मॉसफेट जो होता है वो 3 ही रीजन में काम करता है। कौन कौन से होते हैं, मॉसफेट जो है वो ट्रायोड रीजन में काम करता है, कट ऑफ में काम करता है, और सैचुरेशन में काम करता है। तो इस तरीके से आपका जो जेफेट होता है वो आपका 4 मोड्स में काम करता है, मॉसफेट जो है वो 3 ही मोड्स में काम करता है। आपका ये जो जेफेट है वो 3 टर्मिनल डिवाइस हो सकता है, आप इसे मान सकते हो, गेट, सोर्स और एंड ड्रेन। और यहाँ पर आपका मॉसफेट को आप चाहें तो 4 टर्मिनल डिवाइस रिप्रेजेंट कर सकते हो, ड्रेन, गेट, सोर्स, और लास्ट में जो सबस्ट्रेट आता है, जो बॉडी आती है ना, जो सबस्ट्रेट आता है, जो बॉडी आती है, आप इसे भी एक टर्मिनल के तौर पे देख सकते हो। बाकी तो सारे टर्मिनल ऊपर की तरफ होते हैं, ड्रेन होता है, सोर्स होता है, गेट होता है, ठीक है ना। ये जो सबस्ट्रेट आता है या फिर बॉडी आती है ये नीचे की तरफ आती है, ठीक है। इसके अलावा अब आते हैं ई टाइप और डी टाइप मॉसफेट में अंतर, ई मॉस और डी मॉस में अंतर। तो भाई ई मॉस और डी मॉस में क्या होता है, ई इज कॉल्ड एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट और डी मॉस इज कॉल्ड डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। ई मॉस में हम लोग क्या करते हैं, गेट वोल्टेज लगा के हम लोग इन्हांस करते हैं चैनल को। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में चैनल ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, उसे इन्हांस करने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। अच्छा, ई मॉस जो होता है वो ईजी टू फैब्रिकेट होता है, डी मॉस जो होता है वो इतना ईजी फैब्रिकेशन में नहीं होता है, क्योंकि फिर से हमें चैनल बनाना है, उसके ऊपर फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर लगानी है, तो इसलिए डी मॉस ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर यूज़ क्या किया जाता है, ई मॉस यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये जो होता है ये VGS = 0 वोल्ट, अगर हम लोग कोई भी वोल्टेज नहीं लगा रहे हैं तो ये किस में रहेगा, ये कट ऑफ मोड में रहेगा। वहीं डी मॉस जो है वो कट ऑफ मोड में नहीं जाएगा N चैनल के लिए, ठीक है ना। ये किस में रहेगा, इट विल वर्क इन द ट्रायोड रीजन, ठीक है। फिर इसके बाद आता है BJT में हम लोगों ने इसमें कोई अभी तक का जो डिस्कशन किया उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई डाउट। तो कंपेरिजन इंपॉर्टेंट है, कंपेरिजन जो है कंपेरिजन के टर्म्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े जाए, ठीक, ओके। अब जो है हम लोग बीजेटी में 3 टाइप के एम्पलीफायर बन सकते हैं। कौन कौन से एम्पलीफायर बन सकते हैं, एक होता है कॉमन एमिटर, दूसरा होता है कॉमन बेस, तीसरा होता है कॉमन कलेक्टर, ठीक है ना। तो आपका जो कॉमन एमिटर होता है, उसके केस में जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो बीटा RE होता है, जो कि मॉडरेट होता है। कॉमन बेस के केस में लो होता है, और कॉमन कलेक्टर के केस में बीटा RE जो होता है वो इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक। वहीं आपका आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक, वो कॉमन एमिटर के केस में हाई होता है, कॉमन बेस के केस में भी हाई होता है, वहीं कॉमन कलेक्टर के केस में लो होता है, ठीक है। वोल्टेज गेन जो कॉमन एमिटर के केस में हाई होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कॉमन एमिटर के केस में वोल्टेज गेन हाई होता है, कॉमन बेस के केस में वोल्टेज गेन हाई होता है,
लेकिन कॉमन कलेक्टर के केस में वोल्टेज गेन क्या होता है, 1 होता है। अगर ऐसा कोई सर्किट मिल जाए जिसमें वोल्टेज गेन 1 हो तो उसे हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बफर एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मींस कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर कैन बी यूज्ड एज बफर एम्पलीफायर। ठीक है, वहीं कॉमन एमिटर एंड कॉमन बेस कैन बी यूज्ड टू गेट हाई वोल्टेज गेन। ओके, फिर करंट गेन देखिए, कॉमन एमिटर में करंट गेन भी हाई होता है, ठीक है ना। अगर आपका वोल्टेज गेन भी हाई हो गया, करंट गेन भी हाई हो गया, तो पावर गेन तो हाई होना ही होना है, ठीक है। और आपको पहले भी बताया, कॉमन एमिटर का जब हम एग्जांपल कर रहे थे तो उसमें बताया था कि फेज चेंज हो जाता है, फेज पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब फेज शिफ्ट कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। वहीं कॉमन बेस के केस में वोल्टेज गेन तो हाई होता है लेकिन करंट गेन अबाउट 1 हो जाता है, करंट गेन 1 रह जाता है, इसलिए पावर गेन क्या हो जाता है, मॉडरेट हो जाता है और कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होती है, ठीक। वहीं कॉमन कलेक्टर जो कि एज अ बफर एम्पलीफायर यूज़ होता है, उसमें आप कह सकते हैं करंट एम्पलीफायर के तौर पे भी काम करता है, बिकॉज इसके केस में करंट का जो एम्पलीफिकेशन है वो मैक्सिमम होता है, दैट इज बीटा +1। बिकॉज इस केस में जो आपको करंट मिलेगी दैट विल बी IE और जो इनपुट करंट मिलेगी दैट विल बी IB, सो IE/IB, सो दैट विल बी 1 + बीटा। ओके, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पावर गेन जो होता है वो क्या होता है, लो होता है, और फेज शिफ्ट यहाँ पर क्या होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसका तो इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन बेस, कॉमन एमिटर के केस में मॉडरेट होता है, कॉमन कलेक्टर के केस में हाई होता है और कॉमन बेस के केस में लो होता है, ठीक है ना। फिर से वही रिवाइज करें, आउटपुट रेजिस्टेंस देखिए क्या होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है। देखिए जब कोई भी एम्पलीफायर एज करंट एज वोल्टेज एम्पलीफायर काम करता है, जैसे कि आपका मॉसफेट, ये देखिए मॉसफेट का भी ऐसा ही होता है, या फेट का भी ऐसा ही होता है, मॉसफेट का या भी सेम होता है, मतलब उसका भी इनपुट सॉरी यहाँ पर उल्टा हो गया, मॉसफेट का इस तरीके से होता है, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, हाई होता है, ठीक है ना। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, ठीक है ना। ये इस तरीके से होता है, मॉसफेट का इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस लो होता है, ठीक। तो जस्ट इसका उल्टा ये काम करता है, ठीक। यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, करंट गेन क्या होता है, करंट गेन आपका 1 होता है, ठीक है ना। एक तरीके से ओपैम्प की तरह से ये काम करता है, मॉसफेट की तरह से और ओपैम्प की तरह से काम करता है, ये जस्ट उसका इन्वर्जन की तरह से काम करता है। करंट गेन यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। वोल्टेज गेन क्या होता है, अबाउट 150 होता है, लेकिन कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होता है। और ये कहाँ यूज़ किया जाता है, कॉमन बेस वाला बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट्स में यूज़ किया जाता है, ठीक। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, सबका सब मॉडरेट रहता है, ठीक। वोल्टेज गेन भी हाई, करंट गेन भी हाई, फेज शिफ्ट 180 डिग्री। ये क्यों सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि भैया यही ऑडियो फ्रीक्वेंसी पे यूज़ होना है, और हमको मैक्सिमम जो एज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर वी हैव टू मैक्सिमम डील विथ ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। ओके, दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर कॉमन एम्पलीफायर इज वाइडली यूज थ्रू आउट, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के बारे में। कॉमन कलेक्टर जो एम्पलीफायर होता है वो एज अ बफर एम्पलीफायर यूज होता है, ठीक ना। इसके केस में करंट गेन आपका क्या होता है, हाई होता है, वोल्टेज गेन क्या होता है आपका 1 होता है या लेस देन 1 होता है, ठीक है। जो फेज शिफ्ट होता है वो नहीं होता है। और ये क्यों यूज़ किया जाता है, एज ए बफर एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है, तो ये एज ए इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट यूज़ किया जाता है, ठीक है, कि इम्पीडेंस जो है वो मैच हो जाए। मतलब इम्पीडेंस मैचिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, पढ़ा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर कभी भी इनपुट से लोड की तरफ कब जाती है, जब इनपुट से लोड की तरफ तभी जाती है जब इन दोनों का इम्पीडेंस जो होता है वो इक्वल होता है। मतलब व्हेन आर इन इज इक्वल्स टू आर एल, तभी उसी केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। तो जब भी हम लोग कम्युनिकेशन की कोई भी सर्किटरी बनाते हैं तो हमारा ये कोशिश रहता है कि इनपुट रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस जो हो वो बैलेंस हो जाए। जब इनपुट रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस बैलेंस हो जाएगा, मतलब इक्वल रहेगा, तभी जो है जो हम इनपुट से जो भी पावर मैक्सिमम लोड तक भेजना चाहते हैं तो वो जा पाएगी, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा इनपुट रेजिस्टेंस का सर्किटरी का जो आपका वोल्टेज है वो कुछ है, या गेन है, या जो रेजिस्टेंस है वो अलग है, और आपका जो लोड सर्किटरी है उसका रेजिस्टेंस अलग होता है। तो हम लोग कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का यूज़ करके, उसके रेजिस्टेंसेस का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इम्पॉर्टेंट कंपेरिजन्स थे जो आपको दिखाए गए, ठीक। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो बताइए।